तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में दोस्तों। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए बेसिकली 12th जैक के लिए लेकर आया हूँ सेट 1 का सॉल्यूशन। और इस सेट 1 के सॉल्यूशन में मैं डिस्कस करूँगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, और उसके साथ साथ मैं डिस्कस करूँगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारे स्टूडेंट कि हमारे यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट्स पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि MCQ है वो डाले जा चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और इस क्वेश्चन का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या कहता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन देन जी ऑफ माइनस थ्री। अब ये जी ऑफ माइनस थ्री देख के क्या लग रहा होगा, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस थ्री पुट करना है। दैट्स इट। आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एक्स की जगह पे मैं माइनस थ्री पुट करूँगा, तो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर दैट इज इक्वल टू 3/4। कुछ नहीं करना था इसमें, माइनस थ्री पुट करना था एक्स के जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब ये तो फॉर्मूला है, आप ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ रहे हो उसमें ये फॉर्मूला है, जो tan का फॉर्मूला है tan ऑफ ए प्लस बी का, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक खटाक से आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो भी आपका फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपका हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला है, और इसमें आपके बहुत सारे फॉर्म दिख रहे होंगे, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपका यही चीज आपका डिनोमिनेटर में दिख सकता है, इस तरह से करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये सारे फॉर्म को आप लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को मैं अगर बोलूँ तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये चीज़ अगर आपका डिनोमिनेटर में रहता तो आप क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर में इसको कैसे लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन ये न्यूमरेटर में, तो अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रल मतलब आपके अंश में आता है, न्यूमरेटर में आता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं x/2, और जो दिया हुआ है एज इट इज लिख दीजिए, प्लस, या ध्यान लीजिए यहाँ माइनस, लेकिन इसी के केस में प्लस आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपका जब डिनोमिनेटर में रहता था आप उसको साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते थे। ठीक है, इसको क्या लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये आप कांस्टेंट के तौर पे एक सी लगा सकते हो। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फॉर्म किसका दिख रहा है, ये वाला जो फॉर्म किसका दिख रहा है, ए स्क्वायर मतलब डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, वन का स्क्वायर वन ही हो सकता है। और इसका आंसर क्या आता है हमारे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है कि नहीं, बताइए बताइए। फॉर्मूला है आपका, तो इसको यहाँ से लर्न कर सकता हूँ। इसका फॉर्मूला किसके अंदर आएगा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये तो इनडिफिनिट में होता था, डिफिनिट है तो पुट करेंगे, तो 1/a, ए मैं किसको बोल रहा हूँ, ए मैं तो 1 को ही बोल रहा हूँ, तो 1 ही लिखूंगा। tan इनवर्स एक्स, एक्स किसको बोल रहा है, एक्स को, और बाई ए, तो ए तो 1 ही हो गया, तो tan इनवर्स एक्स हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, tan इनवर्स एक्स। लेकिन ये लिमिट भी पुट करना पड़ेगा ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप पुट करिएगा, तो हम लोग कैसे पुट करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि tan इनवर्स π/4 ठीक है, प्लस, मतलब माइनस यहाँ पे पुट करूंगा बेसिकली। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, और ये प्लस ही तो यहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिफरेंट इंटीग्रल है, तो tan इनवर्स π/4 यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। tan इनवर्स π/4 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से tan इनवर्स π/4 में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ तक रख के
छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो ये 1/x क्या बोलता है। ठीक है, इसका अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा तो क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म का तरीका क्या होता है, सेपरेबल वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बहुत सारे आप इसमें देख सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे, ठीक है, 1/x इक्वल टू dy बाई डी एक्स जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या सबसे पहले थिंकिंग क्या जाएगा, क्या इसको सेपरेबल वेरिएबल से कर सकते हैं। सेपरेबल वेरिएबल मतलब जो जिसके जैसा दिख रहा है उसके तरफ भेज दो, x वाले को x तरफ मतलब x वाले को dx की तरफ, इस तरह से भेजा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे यही काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे यही काम करने वाला हूँ। तो इस चीज़ को कर दीजिए, क्या करूँगा, 1/x इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू डी वाई। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/x dx तो क्या होगा, ln mod x, और dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ये y इक्वल टू ln mod x प्लस ये आप लिख सकते हो, दैट्स इट्स योर आंसर। ठीक है, यहाँ से बहुत आसान था क्योंकि ये वाला चीज़ इसके पास जा सकता है ना, आपको पता भी हो 1/x का इंटीग्रेशन इतना भी है, 1/x का क्या होता है, ln mod x होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब ये आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप किसके अलॉन्ग होता है भाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और जे कैप किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना एंगल बनता है भाई, 90 डिग्री एंगल बनता है। ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए उसी पे तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन जस्ट उल्टा करके पूछ दिया, ए डॉट बी अगर 0 आता है तो एंगल कितना होगा, अभी जस्ट मैंने बताया एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखने की रिक्वायरमेंट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो हम किसकी बात करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली हम लोग जो पैरेलल वेक्टर होता है उसकी बात करते हैं। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर कौन होता है, यही होता है, और इसका जो कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो देखिए 3, 2, 8 यही तो है डायरेक्शन रेशियो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 3, 2, 8, दैट्स इट। ठीक है, इसको मैंने कंपेयर किया वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन से, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो बी आपका दिख रहा होगा 3, 2 और 8, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है, ए और बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें पी ऑफ ए बाई बी और पी ऑफ बी बाई ए बराबर है। तो ये बराबर कब होगा, अभी दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिए। पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स बताइएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सर जी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और उसी प्रकार अगर मैं पी ऑफ बी बाई ए लिखूं तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन, बात तो बराबर, लेकिन यहाँ नीचे तो पी आएगा। अब ये दोनों दे रखा है बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो ये वाला तो आपस में ऐसे ही बराबर है, तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, यही ना बोल सकता हूँ कि पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। बहुत आसानी से लिख सकता हूँ यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये बराबर, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी भी दे रखा है, पी ऑफ ए बाई बी रखा है। अभी जस्ट डिफिनेशन में मैं पढ़ा, पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और आपके अनुसार पी बी, तो पी बी को अगर आप जब नीचे रखोगे तो नीचे तो क्यों 0 रखाने वाला है, और समथिंग अपॉन 0 ये तो फिर क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइन, निकाला नहीं जा सकता, इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, इसको नहीं निकाल सकते, इसको निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये 0, 1/0। ठीक है, तो इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी आता है, वैसे तो नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आने वाले ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अभी तक वो फिल इन द ब्लैंक्स थे, अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान सॉल्व करना। देखिए आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है R2R है, दूसरा भी एक जी फंक्शन जो कि R2R है। R2R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका डोमेन R है, कोडोमेन R है, डोमेन R है, कोडोमेन R है।
ठीक है, तो ऑब्वियस बात है फॉग ऑफ सारा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसका आप क्राइटेरिया देख ही सकते हो। अगर फॉग को डिफाइन होना हो तो क्या होता है, फॉग को डिफाइन होने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो रेंज ऑफ जी एक्स है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ डोमेन एफ। ठीक है, या गॉफ को अगर डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, गॉफ को डिफाइन करना मतलब जी ऑफ एफ एक्स होना चाहिए। तो जी एफ एक्स मतलब क्या, मैं क्या बोलूँगा, ये एफ एक्स क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन जी, डोमेन जी। तो रेंज ऑफ एफ यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, रेंज ऑफ एफ। अब बेसिकली यहाँ पे देखो रेंज ऑफ ए अगर मैं बोलूँ तो रेंज ऑफ एफ क्या हो सकता है, -1 to 1। क्या ये डोमेन के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। जी का देख लीजिए, जी तो भाई आर है तो उसके अंदर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ में से ऐसे डायरेक्ट निकालने बोला था, तो यहाँ मेरे को चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मेरे को यहाँ पे निकालना था जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब है जी एफ एक्स ऐसे। अब देखिए जी कैसे, यहाँ पे आप बहुत आसानी से सीख सकते हो कि कैसे कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, तो जी क्या बोलता है, जी बोलता है, देखिएगा जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए तो किसके अनुसार हम लोग चलेंगे, जी के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे एक जी एक्स डिफाइन दे चुका है, जी एक्स कैसे वेरी कर रहा है वो दे चुका है, 3x²। मतलब अगर मैं x को देखता हूं तो ये 3 टाइम्स x² हो जा रहा है। तो जी का रूल ये कहता है कि जो भी मेरे अंदर आएगा मैं उसको पहले उसका स्क्वायर करूंगा, जो भी मेरे अंदर आएगा पहले मैं उसका स्क्वायर करूंगा और फिर उसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये भी जी ऑफ एफ एक्स कैसे वेरी करेगा, जी के अनुसार। तो क्या बोला, जो भी मेरे अंदर आएगा उसका मैं पहले स्क्वायर करूंगा, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर करूंगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलिए जब मैं यहाँ अगर ऐसे काम करूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला, 3 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स तो दे रखा है भाई, कॉस एक्स दे रखा है, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। ठीक है, उसको स्क्वायर करिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए, डन 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 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/9। अभी जस्ट मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला क्वेश्चन को फॉर्मूले के तौर पे लिखा था। क्या लिखा था, जस्ट बताइएगा हमारे स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस 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 यही पुट कर दीजिए यहाँ पे, x के जगह पे क्या है 1/7, y की जगह पे क्या है 1/13, बस पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा tan इनवर्स x मतलब 1/7 प्लस 1/13, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, ऊपर में अगर ऐड करूंगा तो कितना होगा 20, ऊपर में ऐड करूंगा कितना होगा 20, 13 और 7 क्या हो जाएगा 20, एलसीएम लीजिएगा तो 91, नीचे भी 91 है, 19 91 तो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 91 और -1 करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट 90, ये 0 0 खत्म, लड्डू लड्डू गोल हो गए, tan इनवर्स 2/9। प्रूफ हो गया कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जब ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 20/91, नीचे भी आएगा आपका कितना 90/91, तो 91 91 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो सॉल्यूशन। चलिए प्यारे स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, फाइंड ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना है, इसमें कितने रो दिख रहे हैं 3 रो और 1 कॉलम, तो 3:1। और इसमें क्या दिख रहा है 1 रो और 3 कॉलम, रो तो एक ही है, कॉलम इधर वाला बोलते हो ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो ऑब्वियस है देख रहे हो कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसके नंबर ऑफ बराबर है तो मल्टीप्लाई तो हो ही सकते हैं। तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है प्यारे स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट रो बाई कॉलम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 3 -6 से, तो क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम से। बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने वाला हो तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिएगा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपका मिलने वाला है फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है तो -2,
ठीक है, रो इंटू कॉलम करूंगा ना, ठीक है, ये रो और ये कॉलम, फिर सेकेंड रो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं एक चीज़ को यहाँ पे रुके मिटा रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये -2 है, 4 है, ये 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 1 3 और ये -6, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये देखिएगा, मैंने अभी क्या बोला, रोज इंटू कॉलम होना है, रोज इंटू कॉलम इसका मल्टीप्लाई होने वाला है। तो आप क्या करोगे, रोज को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉलम से, रोज को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके रोज इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से करके आप मल्टीप्लाई बेशक कर सकते हो। तो यहाँ से जस्ट वही मैं करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये तो -2 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये कितना होगा -6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा -6, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये कितना आ जाएगा 12। उसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा 4 करूँगा, इसका करूँगा तो 12 आएगा, इसका करूँगा तो क्या होगा -24 आएगा, ठीक है। इसको करूँगा तो क्या आएगा 5 आएगा, इधर से करूँगा तो क्या 15 आएगा, और इधर से करूँगा तो क्या होगा -30। तो ये रोज इंटू कॉलम है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है हमारे प्यारे स्टूडेंट की रोज इंटू कॉलम होगा, है ना। एक बार मैं बता दूं कैसे मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हो गया। तो -2 इंटू -6 करोगे तो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो -6 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 12 होगा, बेसिक 16 लिखा गया, ठीक है, सॉरी फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स, ये आपका 12 हो जाएगा। तो उसी तरह से 4 इंटू 1 क्या होगा 4 होगा, 4 इंटू 3 करोगे क्या 12 होगा, 4 इंटू -6 करोगे तो क्या होगा -24 होगा, 5 इंटू 1 करोगे तो क्या 5 होगा, 5 इंटू 3 करोगे 15, 5 इंटू -6 तो -30, ठीक है। तो ये बहुत आसानी है, आप एक चेक भी कर सकते हो कि ये का जो ऑर्डर आएगा वो 3×3 का आएगा। देखो 3×3 आ रहा है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग m इंटू एन, और इधर तुम्हारा मान के चलो n इंटू कुछ भी दे रखा है, m डैश दे रखा है, तो रोज का मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो m इंटू एम डैश आएगा। तो बेसिकली ऑर्डर क्या आना चाहिए 3×3 आना चाहिए था, 3×3 दिख भी रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्पेस लेने के लिए मैं इसको एक बार रब कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, y = 5 की पावर x अपॉन x की पावर 5 दिया था, dy बाई dx ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये क्या दिया 5 की पावर x और x की पावर 5, dy बाई dx चाहिए। अब बहुत लोगों को लग रहा है सर आप इसमें कोसेंट रूल लगा दीजिए, है ना, डिवाइड वाला। तो मैं बोलूँगा कोसेंट रूल लगाने से अच्छा है कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसलिए एक चीज़ काम से मैं बच सकता हूँ। ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर 5 इंटू वाई इक्वल टू 5 की पावर x, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं बोलूँगा कि दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मैं बोलूँगा दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x का फंक्शन एक y का फंक्शन, लेकिन हमको तो करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट रूल तो लगाना पड़ेगा। दो को आ गया तो x की पावर 5 का करूँगा तो क्या होगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 और y को एज इट इज छोड़ दूंगा, प्लस अब y का करूँगा तो y का करूँगा तो y का तो y डैश हो जाएगा, बेसिकली dy बाई डी एक्स, और x की पावर 5 को एज इट इज छोड़ दूंगा। अब ये 5 की पावर x, तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, ये तो a की पावर x है, तो a की पावर x के जैसा दिख रहा है, मतलब इसके लिए a की पावर x का फॉर्म है। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x ln a, a की पावर x ln a, तो 5 की पावर x ln 5, दैट्स इट। अब बस इसको dy बाई डी एक्स ला के रख दीजिए, इसको मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 की पावर x ln 5 माइनस, ठीक है, y इंटू 5 x की पावर 4 अपॉन x की पावर 5,
एज इट इज। आप y को कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि y का फॉर्मूला दिया हुआ है 5 की पावर x अपॉन x की पावर 5, तो आप इसको पुट करके लिखना है तो लिख सकते हो 5 की पावर x ln 5 माइनस, ठीक है। अब बेसिकली y इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 करूँगा तो y का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर x, और नीचे में अगर x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 4 है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका सिर्फ बाई एक्स बचने वाला और इंटू 5 और अपॉन x की पावर 5 ऐसे। तो ये सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो कि आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ गया प्रोडक्ट रूल, मतलब हाँ प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, उसी क्वेश्चन में 44 नंबर क्वेश्चन में एक अथवा में दिया हुआ है और में दिया हुआ है, तो और भी करना बहुत आसान है। आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो आपको आसान लगे वो भी मैंने बता दिया, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। y दे रखा है x क्यूब प्लस 10x, तो डबल डिफ्रेंशिएट करना। डबल डिफ्रेंशिएट मतलब एक बार डेरिवेट करूंगा और फिर से उसको डेरिवेट करूंगा, ये होता है ना dy बाई dx का फिर से अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए फटाफटी कर लेते हैं हम लोग पे। तो कैसे मैं करूंगा, तो dy बाई dx करूंगा अगर फर्स्ट बार तो क्या होने वाला है, एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये 3x स्क्वायर रहेगा और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर से किसके रिस्पेक्ट में हमारे स्टूडेंट्स, x के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, 3 तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में है तो बाहर रहेगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कितना होगा 2x। अब देखिए सेक स्क्वायर x है, अब सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या, नहीं जानते सर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे सेक का होल स्क्वायर, मतलब ये x की पावर n वाला जाने वाला है, लेकिन ये x की पावर n वाला तो है नहीं, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, मतलब कि चेन रूल। तो इसको मैं सेक स्क्वायर x को चेन रूल के हिसाब से कैसे तोड़ूंगा, तो पहले x स्क्वायर वाला फॉर्म मतलब x की पावर n वाला, तो इसको मैं लिखूंगा 2 सेक x, इसको क्या लिखूंगा 2 सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू 10x, क्या होता है सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x, तो इसको मैं लिखूंगा फिर से सेक x इंटू 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर x को मैं तभी 2 सेक x डिफरेंशिएट करने के बाद लिख रहा हूं जब वो सेक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो फिर सेक x का करना पड़ेगा ना सेकंड x का, तो सेक x का क्या सेकंड x का क्या होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर हमारे स्टूडेंट बताइएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा आंसर 6x, और ये सेक x का सेक x से मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड स्क्वायर x इंटू 10x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आसान थे अथवा वाला, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर x है, ठीक है, ये जस्ट क्वेश्चन आपका अभी यहाँ पे आया था, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई लोग, सर सेक स्क्वायर x तो आता है 10x का डिफरेंशिएट करने बाद, तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा उसका इंटीग्रेशन होगा, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन 10x, और ये 0 से पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, 0 से पाई बाई 4 मैंने पुट कर दिया, तो 10 पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ 0, तो 10 पाई बाई 4 कितना होता है 10 पाई बाई 4 होता है आपका 1, और ये तो 0 हो गया खत्म, तो 1 आंसर आ गया, 1 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर जी 1/x log x। अब जब कभी डिफिनिट इंटीग्रल मिले तो अगर डायरेक्ट होने वाला फॉर्मूला वो तो दिख ही जाएगा, वहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, और अगर नहीं तो सब्स्टिट्यूशन। तो आपको log x और 1/x को देख के कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है कि log x को डिफरेंशिएट करने पे 1/x आता है, तो क्यों ना हम log x को t मान लें, है ना, log x को t मान ले। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर जी, ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर जी क्योंकि मेरे पास dx बाई x आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे log x को t मान लेता हूँ, क्यों मान लो, क्यों मेरे को यहाँ log x दिख रहा है 1/x दिख रहा है, दोनों का रिलेशन पता है तो कुछ काम बनने वाला चीज है, तो log x को t मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/x, है ना, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये dt बाई dx बोल सकता हूँ। तो ये चीज मैं क्या लिखूंगा dx बाई x को बेसिकली dt, ये सिंप्लीफाई हो गया, dx बाई x को मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो ये dx ये आपका और ये x, तो dx बाई x जो आपका दिख रहा है उसको मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपका e से तो e स्क्वायर ही, ये ध्यान दीजिएगा लेकिन एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, क्या रिप्लेस कर दिया dx बाई x को dt से और log x को t से। अब दीजिएगा मैंने तो अपने से खुद लिखा ना log x इक्वल टू 2, लेकिन लिमिट तो आपका x में दे रखा है, लिमिट किस में दे रखा है x में दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
लिमिट कैसे चेंज होगा भाई? तो लिमिट ऐसे चेंज होगा, x जब आपका e था, देखिए कैसे मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ। x जब आपका e था तो t क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ln की बात होती है ना। तो मैं बोलूँगा x व्हेन x इज इक्वल टू e, तो आपका t कितना हो गया? ln e, तो ये तो 1 हो गया, तो e में क्या हो जाएगा? ये 1। अब ये बोलता है जब x आपका e स्क्वायर होगा तो t क्या हो जाएगा? ln e स्क्वायर, तो ln e स्क्वायर क्या होता है? 2 ln e, तो बेसिकली 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बस उसको अभी लिख दीजिए यहाँ पे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर ये तो t की पावर -1 जैसा बनेगा, तो कुछ होता है क्या पावर में? नहीं, ये तो जस्ट आपका क्या होता है, बताइए बताइए। 1/t का क्या लिखूंगा? 1/x क्या होता है? ln x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ln mod t, और ये 1 से 2 चला जाएगा, 1 से 2 चला जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा? ln 2 माइनस ln 1, तो एक तरह से क्या हो गया? ln 2, ठीक है। ln 1 तो क्या हो गया भाई? 0 लिखो, ln 1 तो 0 ही हो जाएगा, या डिवाइड करके ln 2, आंसर क्या हो गया? ln 2, ठीक है। बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कौन सा फॉर्म का दिख रहा है? dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है? नहीं, y को dy साइड तो भेज ही नहीं सकते, ठीक है। होमोजीनियस बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आपका सेम डिग्री का हर एक टर्म दिख नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। क्यों? कैसे 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 सर जी? तो इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। देखिए इसका फॉर्म दिख रहा है ना, बहुत आसानी से फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो p को मैं क्या बोल सकता हूँ? p इक्वल टू -1, p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें हमारा एक फैक्टर आता है जिसका नाम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे स्टूडेंट? वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, अगर ये वाला फॉर्म है dy/dx प्लस py का फॉर्म है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? e इंटीग्रेशन p क्या? -1 dx, -1 dx मतलब -x, ठीक है। dx का करूंगा तो क्या होगा? -x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? e की पावर -x। यहाँ मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और -1, तो e की पावर -x। तो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आया? e की पावर -x। अब देखिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए आ चुका है, if बोलूँगा e की पावर -x। अब सॉल्यूशन इसका कैसे निकलता है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ क्या करते हैं? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन। तो बस वही कर दीजिए। y क्या है? तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x है, ठीक है। और q यहाँ पे क्या है? तो q तो 1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला था? e की पावर -x इंटू dx। तो y इंटू ई की पावर -x, e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो e की पावर -x का होगा e की पावर -x अपॉन -1, तो अपॉन -1 को यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये प्लस आपका c हो गया, खत्म, दैट्स इट, दैट्स योर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो y इंटू ई की पावर -x सॉल्व करना है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो e की पावर -x से, तो और आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ -1, ठीक है, और प्लस c इंटू ई की पावर x डायरेक्ट बोल सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, या आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन है ना हमारे स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे। तो ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वेक्टर वाले क्लास में, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होता है? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होता है? तो जिसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर निकालना है, तो सबसे पहले तो ऊपर वो दोनों का डॉट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका लर्न करने का। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है जिसके ऊपर, तो ऊपर में क्या लिखते हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे में क्या लिखते हैं? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। फिर से मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स, ऊपर में लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट दोनों का, जब भी प्रोजेक्शन की बात हो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए, और नीचे जिसके ऊपर वो जाए, तो किसके ऊपर? इस वेक्टर के ऊपर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट,
तो ये फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ए डॉट बी चाहिए और मॉड बी चाहिए, तो मॉड बी तो हमारे लिए इसलिए, तो पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लीजिए। तो मॉड बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, यहाँ पे -4 का स्क्वायर करूँगा तो वो भी क्या होगा 16 होगा, 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49। अब इसका अंडर रूट ही मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे कितने वाला है 32 और 49, 32 प्लस 49 तो ये कितने हो गए 81। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 आता है सर जी। बहुत आसान था ना। 40 30 70 और 9 2 11, ठीक है 9 2 11 भाग नहीं जाना, तो 70 11 कितना 81, तो उसका अंडर रूट क्या 9। और ए डॉट बी क्या आएगा, तो ए डॉट बी कैसे मैंने सिखाया था, अगर वेक्टर में अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया तो बेसिकली मैं किसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। बस यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। -2 को अगर मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, -2 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8 आएगा। -2 को 8 आ जाएगा और 1 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा। अब जोड़ दीजिए तो कितना होगा 19 आ गया। 8 7 15 4 19 आ गया। ठीक है, एक बार आप रीचेक कर सकते हो। 1 इंटू 4 4, -2 इंटू -4 8, 1 इंटू 7 7, 18 7 15 और 4 19, और ये आपका 9 था। तो क्या दोनों का वैल्यू पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया सर जी। तो ए डॉट बी आया आपका 19 और मॉड ऑफ बी आया 9, तो ये आपका आंसर हो गया। 19/9 इज योर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन गिवन वेक्टर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पी ए दिया हुआ है, पी बी भी दिया हुआ है, पी ऑफ बी बाई ए भी दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला चीज से क्या याद आता है, ये वाला चीज सर हमको ये याद आता है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है यहाँ से कि मैं इसको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ अपॉन पी ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे जो रहा वही वाला नीचे रहता है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी ए लिख सकता हूँ, दोनों बात तो बराबर है। मैं ये बोल रहा हूँ ये और ये दोनों चीज़ तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। तो चलिए गिवन है तो क्या निकल सकता है यहाँ पे, गिवन से ये निकल सकता है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A। तो ये दिया हुआ है ना दोनों चीज़, बिल्कुल दिया। P ऑफ A कितना है 0.8 और P ऑफ B बाई A कितना दिया हुआ है 0.4, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा 0.32। ये इंटरसेक्शन आया, ध्यान दीजिएगा हमारे स्टूडेंट, पूछा है यूनियन, यू का साइन मतलब यूनियन, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। तो 0.32 तो ये तो आपका क्या आया एक तरह से इंटरसेक्शन आया, क्या है इंटरसेक्शन। तो मेरे को इंटरसेक्शन पता है और दोनों का वैल्यू भी पता है अलग अलग, तो यूनियन तो निकाला जा सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है, देखिए मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या पता है, तो ये सर जी पता है कि अगर P ऑफ A यूनियन B निकालना है तो ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ऑफ P A इंटरसेक्शन B होता है। अभी मैंने ये वैल्यू यहाँ निकाला 0.32, P A दिया हुआ है 0.8, P B दिया हुआ है 0.5 माइनस 0.32। अब ये चीज़ को काम को हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 0.8 और 0.5 कितना होने वाला है, तो 8 और 5 13 होने वाला है, मतलब 1.3 होने वाला है, और माइनस 0.32 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा, आप देख लो यहाँ पे ऐसे दो गो बैठा लो और क्या, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 में से 3 घटेगा तो 12 3 9 हो गया ना भाई, 0.98 आपका ये आंसर हो गया। किसका भाई, इसका, ठीक है। 0.98 इज योर आंसर। कैसे मैंने सॉल्व किया, इस वाले फॉर्मूले से मेरे को P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल गया, देखिए यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल गया, ठीक है, हाँ या ना, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। अब यहां से मेरे को यूनियन का निकालना था तो फॉर्मूला लगा दिया और काम बन गया, ठीक है। 0.98 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कि कार्टेशियन इक्वेशन आपका दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर इक्वेशन में क्या बोलता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब ये ए क्या होता है, ए वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कि हम लोग उसका नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। बेसिकली जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो लाइन यहाँ कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन का देखूंगा, कंपेयर करूंगा इससे, अगर y माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है a1 b1 c1 ले लीजिए। तो x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 क्या होता है हमारे स्टूडेंट, वो पासिंग पॉइंट है। और a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप क्या होता है, वो पैरेलल वेक्टर होता है जिसको हम लोग बी वेक्टर का नाम देते हैं। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूंगा तो x1 का वैल्यू कितना आ रहा है 5, y1 का वैल्यू -4, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो माइनस से कंपेयर करोगे तो -4 आएगा, और z1 का वैल्यू 6। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या आने वाले हैं, 5i कैप -4j कैप और +6k कैप, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर बनने वाला है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो y1 तो -4 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर कितना हो गया 3i कैप प्लस 7j कैप और +2k कैप। क्योंकि इसको आप कंपेयर कर लीजिए, a1 b1 c1 कितना है 3 7 2, दैट्स योर आंसर। तो बहुत आसानी से निकल गया। ध्यान दीजिए यहाँ कंपैरिजन में माइनस साइन छोड़ देते, डायरेक्ट आंसर लिख दो 5 4 6 नहीं, कंपेयर जब आप करिएगा तो y माइनस y1 को y प्लस 4 से कंपेयर करिएगा तो y1 का वैल्यू -4 आएगा, ठीक है। और 5 6 दे ही रखा है, तो इस तरह से आपका ये कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म निकालने का आसान तरीका हो गया। कंपेयर कर दीजिए, पहले से आप यहाँ पे पासिंग पॉइंट निकाल लीजिए, इस पासिंग पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में भर दीजिए तो ये वेक्टर हो गया। ये जो आपका पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया उसका वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, आपका पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो 3i कैप 7j कैप 2k कैप, और ये आंसर आपका इस तरह से आ गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और ये लेक्चर जो कि आपका एक सीरीज चल रहा है मॉडल सेट का, है ना, इसके बाद में सेट 2 का भी मैं करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। आपने अपने ढेरों सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा कर सके, और वो आपको कम से कम बोले तो कि हाँ यार ये क्वेश्चन शेयर किया था, अब देखो मेरा एग्जाम अच्छा चला गया, ठीक है। तो हमारे चैनल को मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट ना देना भूलने दोस्तों, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर देते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आपका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है।